सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं कभी डाउन हुआ ही नहीं, और मैंने अगर कभी हुआ भी हूँ तो मैंने महसूस ही नहीं होने दिया। सर ये सबको पता है कि कैसे होता है कि लोग तो अक्सर डाउन शाउन होते रहते हैं। सर वो देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आप बताते हो ना दूसरों को कि मैं डाउन हूँ, तो वो भी ये सुन के उन पर भी कोई तो असर पड़ता ही होगा। सो ये असर डालना ही नहीं चाहिए। मैं वो थोड़ा सा ना गोरा ज़हनियत का आदमी हूँ कि मेरे पास भी कोई आ रहा हो ना ये बताने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या मसले चल रहे हैं, तो मेरा दिल यही करता है कि मैं उसको कहूँ कि मुझे अपने मसले ना बताओ। अपने मसले अपने पास रखो, मैं अपने मसले अपने पास रखूँगा, हम दोनों खुश रहेंगे, हम अपने अपने मसलों में घिरे रहेंगे, हमें एक दूसरे के मसलों का नहीं पता होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये कमीनी सी खुशी भी होती है जब आप किसी के मसलों के बारे में जानते हो ना, तो आपको कहते हो देखो मुझे तो ये मसला नहीं है। सो ये दूसरे के मसलों से ना दूर रहना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक और एडिड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है मर्द हजरात जो है अपने इर्द गिर्द रखें, ताकि ये एंट्रेंस ही ना, किसी को दावत ही ना हो इस चीज़ की यार मेरे मसले में आप पढ़ो। बिल्कुल, देखें वैसे तो आपको अपने मसलों से भी दूर रहना चाहिए लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो कम से कम दूसरों के मसलों से तो आप दूर रह सकते हो ना, तो फिर व्हाई नॉट। हाँ, और सर मतलब अगेन मतलब मैं ज़रा डेंजरस टेरिटरी में जा रहा हूँ, बट ख़वातीन जो होती हैं वो अक्सर सर क्या हंस क्यों रहे हैं सर 2 days in a row सर घर भी जाना होता है। सर आप जा रहे हैं, मैं भी जाए, मेरा भी दिल करता है सर। तो वो उनका अक्सर ये होता है कि जो मसले होते हैं ना, वो मसला अगर कई दफ़ा तो मैंने ये देखा है, अगर कोई मसला बयान कर रहा हो ना तो अंगूठे फ़ौरन चलने शुरू हो जाते हैं कि सबको ये मसला पता चले और इस मसले में भी ग्रुप डिस्कशन हो। तो ये ग्रुप डिस्कशन जो है ना, ये मेरे ख्याल में किंडरगार्टन क्लास 5, 6, 7 तक ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का एलिमेंट जो है ना ज़िंदगी से बाहर निकालने, ये यूथ को मेरा मैसेज है। ये सर ग्रुप डिस्कशन का उतना ही फायदा है जितना ग्रुप स्टडीज का। सर ग्रुप स्टडी तो सर होती ही नहीं, मैं वो सिर्फ ग्रुप ही होती है। मैं वही बता रहा हूँ कि पहले 15 मिनट के बाद कंप्यूटर या कंसोल ऑन हो जाती है और गेमिंग हो रही होती है सर, और गेमें डल रही होती है। तो वो पहले 15 मिनट में जो जितनी को हो सकती है, हाँ सर कर लें, और वो भूल चुके होते हैं आप जब तक आप घर जाते हैं। तो सर बहरहाल आगे चलते हैं सर इसमें, बल्कि मैं क्योंकि हमें आगे फ्यूचर के लिए टॉपिक्स याद आते रहते हैं, तो मैं भूल ना जाऊं आपको बता दूं, ये जब सिर्फ बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके बाद मॉमीज और डैडीज के ग्रुप्स में जो आप ऐड होते हो, इसकी सर इसमें आगे क्या जिंदगी आपकी कैसे बदलती है, इस पे हमने किसी दिन जो है पूरा सेशन कर सर बैठे हुए कर लेते हैं। क्या मसले वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ सर, बड़ा मुख्तसर बताता हूँ सर। ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, और वो है कोऑर्डिनेशन। और वो जो डैड से ग्रुप होते हैं वो किसी चीज़ के लिए नहीं होते। उनमें मेरे ख्याल में हर महीने एक मैसेज आता है, और वो उनमें से जो डैड जिसने ग्रुप बनाया होता है वो वैसे ही मैसेज करता है कि आज मेरे साथ ये हुआ है, और बस उसके बाद ख़त्म हो जाती है कि ठीक है यार नो प्रॉब्लम। जो मॉम्स वाला ग्रुप है ना स्कूल्स का, जिसमें सारी वालदा होती हैं, वो होता है कोऑर्डिनेशन। वो बहुत सीरियस है सर। वो कोऑर्डिनेशन भी है उसके अंदर। एक तो लॉजिस्टिक्स तय हो रही होती है कि यार आज इस बच्चे को यहाँ बुलाना तो इसको नहीं बुलाना, इसको बुलाना वो, और नंबर 2 उसके अंदर गॉसिप चल रही होती है सर। इन जो मेन ग्रुप होता है उसका सब ग्रुप होता है, फिर उसका भी सब ग्रुप होता है, और इस चीज़ का टाइम कहाँ से मिलता है, और इस चीज़ की एफर्ट और एनर्जी जो है, ज़हनी एनर्जी जो लगानी पड़ती है इस सब चीज़ के ऊपर, वो आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेट अलोन कि हम कर पाएँ। अच्छा, तो ये किड्स और उनके डैडीज़ को ये अंदाज़ा होता है कि उनके मुस्तकबिल और नसीब मॉमीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे जा रहे हैं? यस, लेकिन उनको एक्सेस नहीं होता। वो एक जब बड़े होते हैं बहुत सारे, उनको बताया जाता है कि असल में बात ये थी उस ग्रुप में। सर बारह चले ये सर, इसके ऊपर बहुत और चीज़ें हैं जो एक दिन हम बैठ के ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के दिन ख़बरें बहुत हैं, तो आगे चलते हैं। तो पहली खबर तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने रिकॉर्ड कायम किया। वाह, मेरे ख्याल में ये पहले हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं जिन्होंने अपनी स्पीडीनेस जो है उसका मुजाहरा किया है। वहाँ आयरलैंड से हम मैच हारे हैं, तो नकवी साहब जो हैं वो पहुँच गए आज कि भाई हारे हो, अब मैं आ गया हूँ, अब करना क्या है, इस चीज़ को ठीक कैसे करना है, इस चीज़ को इवॉल्व कैसे करना है एज ए टीम। आगे वर्ल्ड कप है, अभी इंग्लैंड से भी सीरीज़ है एक और, तो सीधे हो जो सारे। और आई थिंक वो ये पैगाम लेके वहाँ पे गए हैं, तो मेरे नज़दीक ये कोई बुरी चीज़ नहीं है।
सर आप मुझे पता है, देखिए ये काम अमूमन कोचेस का होता है, ये स्टाफ का है, ये आपके सीनियर प्लेयर्स का सब कुछ है, लेकिन सर जब जहाँ पे लीडरशिप लैक कर रही हो वहाँ पर किसी को फिर लीडरशिप को ऊपर के आना पड़ता है बाहर, और वो नकवी साहब आए हैं, और ये उनकी ना जब तक वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे केयर टेकर, तो ये भी उनकी हैंड्स ऑन अप्रोच जो है तमाम मसले मसाइल पे और चीज़ों पे वो नज़र आती थी, तो ये उसी की अक्कासी करती है इन द सेंस कि उन्होंने अपने पीसीबी का रोल भी इस तरह से देखा, और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। सो आप सोचिए एक बंदा जिसकी प्लेट पे मतलब टिक्के भी पड़े हैं, बिरयानी भी पड़ी है, कबाब भी हैं, और साथ उनका एक स्टेक भी पड़ा है, प्लेट फुल है हर चीज़ से, लेकिन वो बिरयानी की तरफ गए और उन्होंने कहा जी कि मैं इस चीज़ को ज़रा एड्रेस करके आऊँ, और ये जूम से भी हो सकती थी किस चीज़, वो गए वहाँ पे। सर इसका ये बड़ा मैसेज है टीम के लिए सर, लेकिन फिर वही बात है ना कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जो कि उन्होंने बनानी थी या बतानी थी। एक मसला है टीम का, सिर्फ वो ठीक होगा तो अगेन इस वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, सीरीज़ में भी बेहतर हो सकती है, और हो ना हो हम ये इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन अगर अपनी गेम की नेचर तब्दील करते हैं, अगर ये अग्रेसिव हो जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये पहला साल या पहले 2-3 साल कोलैप्स कर जाया करेंगे हर दफ़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। मेरा तो यही ख्याल है कि करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितनी जल्दी आप मॉडर्न गेम अडेप्ट कर लो, जितनी जल्दी वो 2-3 साल का अरसा गुजार लो और फिर आप टॉप टीम्स के अंदर दोबारा शुमार होना शुरू हो जाओ, वो बेहतर है, बजाय कि इसके कि जो हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि जी लूज रिस्पेक्टेबली, मतलब वट एवर दैट मीन्स, कि हम इस वर्ल्ड कप में जाते हैं, स्लो खेलते हैं, उम्मीद करते हैं कि बस रिस्पेक्टेबल सा टोटल होगा और हमारे बॉलर्स हमें बचा जाएंगे। सो हम अगर वर्ल्ड कप में हमारे पूल स्टेजेस में 8 मैच हैं और हम उनमें से 4 जीत जाएं, तो हम वापस आएंगे तो इतनी बेइज्जती नहीं होगी। अब अगर आपने इस अप्रोच से जाना है, यहाँ आपने इस अप्रोच से जाना है कि जी हम ऑल अटैक जाएंगे, चाहे 8 के 8 वर्ल्ड कप में मैच हार जाएं, लेकिन आज से 4 साल बाद पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम। तो ये अब अप्रोच का आपने फैसला करना है। जो भी अप्रोच है नकवी साहब की, SMS पे बता देते लेकिन वो गए, मर्जी उनकी। हाँ सर, और दूसरा उन्होंने असल में जो आप बात कर रहे हैं, हम करते रहे हैं बात ना, वो असल में वही बात करके हैं जो मैंने खबरें पढ़ी उनमें उन्होंने कहा यार आप प्लीज़ अटैकिंग क्रिकेट खेलें। वो कहने ही ये गए थे कि अब वो असल में नकवी साहब का ना, आप थोड़ा सा उनका प्रोफाइल अगर हमारी ऑडियंस को हम समझाएं, वो ये है कि वो बंदे हैं थ्रू एंड थ्रू मीडिया के, और उनका बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लोकल मीडिया तक नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया को भी देख चुके, क्योंकि वो CNN में होते थे, तो वहाँ उन्होंने चीज़ें देखी कि रेटिंग्स असल में होती क्या है। हमारी रेटिंग्स तो होती वहाँ की रेटिंग्स का एक और ही चक्कर होता है, और इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह तब होता ही नहीं था, तो उन्होंने प्योर देखा है टेलीविज़न का जो इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद ज़ाहिर उनके अपने भी 2 चैनल्स हैं, एक प्राइवेट है, दोनों प्राइवेट है सॉरी, और एक नेशनल लेवल का चैनल, एक लोकल चैनल, वाहिद जो शायद सक्सेसफुल लोकल चैनल कहा जा सकता है पाकिस्तान का, वो मोहसिन नकवी साहब ओन करते हैं। तो ज़ाहिर उनसे अब वो मतलब उसमें नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते क्योंकि वो मिनिस्टर हैं 2 जगहों पे, तो बट रिगार्डलेस वो इस गेम को समझती हैं, इस चीज़ को कि आपने अगर खेलना है तो इसके पीछे एक इकोनॉमी भी चल रही है, रेटिंग्स की और स्पॉन्सरशिप्स की, एडवर्टाइजिंग की, पैसों की, ढेर सारी। सो उसके अंदर अगर आप बोरिंग क्रिकेट खेलेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो वो शायद उस हवाले से अगर लेके जा रहे हैं ना अपना एक्सपीरियंस, तो वो किसी PCB चेयरमैन का एक्सपीरियंस नहीं रहा जो नकवी साहब टेबल पे लाते हैं अपने साथ, तो वो उस चीज़ को भी उन्होंने कहा। दूसरा सर, ये जो आपने जिक्र किया अबाउट लूजिंग रिस्पेक्टफुली, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। लूजिंग रिस्पेक्टफुली ये कि यार टाइट मैच हुआ और आप थोड़े रन से हार गए या विकेटें चली गई आपकी, फाइन। अब डिसरिस्पेक्टफुली लूजिंग का ना एक डेफिनेशन चेंज हो गई। वो मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। वो एक ऑस्ट्रेलियन लीग के अंदर 2 टीमों का मैच था, मेरे जहन से नाम निकल गया, बट एक टीम ने 160 किया, 170 किया, और दूसरी टीम 15 ऑल आउट हो गई, 15 रन ऑल आउट। ये भी रिसेंटली हुआ, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुली लूजिंग। दूसरा जो ये KL राहुल की टीम है, उनका मैच था अभी इंडियन प्रीमियर IPL के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने 160 समथिंग अगेन किया, वो 9 ओवरों में उन्होंने पूरा कर दिया। ये डिसरिस्पेक्टफुल लूजिंग है, जिसपे KL राहुल को उसकी टीम के मालिक ने भी डांटा, वो एक अलग बहस है। देखिए, तो ये चेंज होगी डेफिनेशन। मैं यही कह रहा हूँ कि डिसरिस्पेक्टफुली लूजिंग की आदत डालें,
उसकी वजह ये है कि ये सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, लेकिन शुरू में ये होगा क्योंकि आपने अपना पूरी नेचर ऑफ द गेम आप चेंज कर रहे हो, और ये जो आपकी नेचर ऑफ द गेम है ये अपनाए हुए आपको 1 साल नहीं हुआ, ये आप मिसबा के दौर से खेल रहे हो, मतलब। और बेसिकली तो आप सारी ज़िंदगी से पाकिस्तान वैसा खेल रहा है, क्योंकि जो पूरी दुनिया जब शिफ्ट ले रही थी तो पाकिस्तान में मिसबा साहब थे, तो हम शिफ्ट हमने नहीं ली, हम वहीं रहे और हम आज भी वहीं हैं। सो बुनियादी बात ये है कि अब जब हम अपनी गेम चेंज करेंगे तो ये होगा, हम 45 पे किसी दिन आउट हो जाया करेंगे, हम कभी 16 ओवरों से हार जाया करेंगे, मतलब इस तरह से चीज़ें होंगी, पर कोई बात नहीं। 2-3 साल सर पता भी नहीं लगता 2-3 साल गुजरते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे जो नए बच्चे आना शुरू होंगे ना, वो सारे वो होंगे जो नए तर्ज के क्रिकेट खेल, नए तर्ज के। और इसमें मतलब एक और एग्जांपल मुझे याद आती है, इंडिया कितना एम्बेरसिंगली लूज़ किया था, हमसे हारा था। वो वर्ल्ड कप ही था जिसके अंदर उन्होंने इनिंग्स अपनी खेली, और उसके बाद बाबर और आजम रिजवान ने एक ही, दोनों ने सिर्फ ओपनर्स ने मैच खत्म कर दिया, 152 फॉर नो लॉस। हाँ जी, तो वो उनके लिए एक एम्बेरसिंग लॉस था। ये भी एक एम्बेरसमेंट की एक और लेवल होता है कि यार 2 ओपनर आए, उन्होंने हमें उड़ा के निकाल दिए, 1 विकेट नहीं ले सके, कोहली कैप्टन था। बुनियादी बात यही है कि वो वर्ल्ड कप था टॉस का वर्ल्ड कप, ठीक है, उसमें जो सेकंड बारी करता था वो ड्यू फैक्टर की वजह से बहुत आसान, ये इंग्लैंड में हो रहा था ये मेरे ख्याल में आई डोंट रिमेंबर, दुबई में हो रहा था शायद। सो बुनियादी बात ये है कि जिस वक्त वो हो रहा था ना, बहुत खुश थे पाकिस्तानी, लुटियाँ डाल रहे थे। मैं तब भी कहता था कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये खुश होने वाली बात नहीं है, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तब ये सारे कोई इत्तेफाक नहीं करता था, ये जितने क्रिकेट पंडित हैं पाकिस्तानी, आज जाके इतने सालों बाद ये वही बात कर रहे हैं जो हम बात करते थे। तो या तो हम बहुत विजनरी हैं, और या फिर ये बहुत ही डन किस्म के लोग हैं। तो इनमें से एक चीज़ है। दूसरा एक और चीज़, मैं अभी अगर फौरी तौर पे आपने कुछ करना है ना, अब तो टीम तो निकल चुकी है, ठीक है, मतलब ये आयरलैंड है, आयरलैंड से इसने इंग्लैंड चले जाना है, इंग्लैंड से इसने अमेरिका चले जाना है, मतलब इससे तो बात ही नहीं आना। हाँ। ठीक है, तो आप फौरी तौर पे अगर एक चीज़ कर सकते हो तो वो ये कर सकते हो कि आप जितना ज़्यादा एम्पावर कर दो अजहर महमूद को। अजहर महमूद जो है ना, वो यहाँ से ठीक आदमी है, उसको पता है कि दुनिया की समझ आ गई। हाँ, उसको एम्पावर करो, उससे कहो कि जो है ना, मतलब प्लेयर्स को बता दो कि जो ये कह रहा है वो करना है। फिर वो ठीक है, वो परफॉर्म ना कर पाए, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन स्ट्रेटजी ठीक होनी चाहिए। और सर आप देखें ना, उस दिन मैं किसी शख्स से बैठा हुआ, उसने बहुत क्रिकेट देखी है और बहुत क्रिकेट खेली है, यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, और उनकी एक बात बड़ी मजे की थी, और वो पुराने हैं। वो कहते हैं यार कि जब मैं T20 क्रिकेट देखता हूँ ना, मेरा दिल ख़राब होता है, मुझसे नहीं देखी जाती। और उनका बयान अगला बड़ा मज़ेदार था कि क्रिकेट नहीं है, दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ये एक और बला है, ये एक और स्पोर्ट, ये एक और स्पोर्ट बन गई है इसके अंदर, क्योंकि जो दकियानुसी क्रिकेटिंग असूल हैं, कवानीन हैं टीमों के और प्लेइंग के, वो आउट द डोर, आउट द विंडो चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपने हर मैच में एक नई स्ट्रेटजी बना के जाना है। और अमूमन उस स्ट्रेटजी के अंदर एक जो फैक्टर होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है बैटिंग की हद तक, वही होता है कि यार जाओ और मारो, हर अक्रॉस द बोर्ड। मतलब ऐसे टेस्ट मैच में भी नहीं होता, वनडे में भी नहीं होता, T20 में अब ये नॉर्म है, इसको अपनाएं और इसको लेके आगे चलें। तो ये मेरे ख्याल में आगे करने वाली चीज़ें। बहरहाल हाँ, मतलब आपको मर्जी है, आपको नहीं पसंद आप ना खेलें, अगर खेलना है तो फिर उस तरह खेलना है जिस तरह दुनिया खेल रही है। हाँ, और सर दूसरा, अब चले जा ही रहे हैं हम आगे वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमने बहुत लोगों की टीम्स जो हैं, ड्रीम टीम्स और ये और वो और सारी चीज़ जो डिस्कस की है, मेरे तो ख्याल में कोई ड्रीम टीम जो है वो है ही नहीं, कोई हमारी इस किस्म की चीज़ नहीं है। ये एक एवोल्यूशन है जो हमने टूर्नामेंट के अंदर से, देखिए लंबा टूर्नामेंट, मतलब ये काफ़ी एक अरसे के लिए चलेगा, महीना टूर्नामेंट है, उसमें आपने मैच टू मैच अपने आप को एवेल्यूएट करना है। आज़म को डालें, आज़म को निकालें, हारिस को डालें, हारिस को निकालें, ये करते रहें। मतलब जो बेंच है ना, वो एक मुस्तकिल एक बेंच नहीं रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये हर मैच में ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना, इसका एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको ऐसे वर्ल्ड कप हमें समझना चाहिए कि यार हम जा रहे हैं तजर्बा करने के, आगे हमारा फ्यूचर क्या है। अगर हम जीतने जा रहे हैं ना तो हम हारेंगे। आप बेंच की बात कर रहे हो, यहाँ पर अब अगेन नया असूल पूरी दुनिया का ये है कि जो आपकी प्लेइंग 11 होती है ना, उसमें कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता कि 2 डाउन यही आएगा और 3 डाउन यही आएगा। सो बात ये है कि अगर आपके बाबर और साइम ओपन करने गए हुए हैं, अगर उनमें से अगर बाबर आउट हो जाता है तो आप रिजवान को भेज सकते हो, अगर साइम आउट होता है तो आप कभी भी रिजवान को नहीं भेज सकते, क्योंकि 2 एंकर तो नहीं एक वक्त में आपने पिच पे खड़े करने। फिर आप किसको भेजोगे? फिर आप हारिस को भेजोगे, ठीक है। सो पूरी दुनिया अब ये कर रही है कि जी
बहुत फ्लूइड किस्म का 11 होता है कि ये होगा तो ऐसे करेंगे, वो होगा तो ऐसे करेंगे। पाकिस्तान खेलता है पत्थर पे लकीर कि एक आउट होगा तो ये आएगा, दूसरा आउट होगा तो ये आएगा, वो जो लाइन है ना वो नहीं बदल सकती। इस तरह अब नहीं होता, इस तरह नहीं कर सकते। बहरहाल सर, ये अब आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में हमारे शो का भी और तमाम मीडिया के ऊपर जो है क्रिकेट जो है एक रेगुलर फीचर रहेगा और हम भी डिस्कस करते रहेंगे। बहरहाल अभी हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, पहले क्रिकेट की बात की जा रही थी ब्रेक से पहले, अब ज़रा जाते हैं एक ऐसी खबर के ऊपर सर जो हम कुछ दिन से करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा उस पर मैं भी चाह रहा था डेटा ज़रा और आ जाए, लेकिन डेटा उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, तो वो मैंने सोचा आज कर छोड़ते हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली है और PIA फिर से इसके अंदर उन पर जिम्मेदारी आती है कि इस मसले को ठीक करेंगे, इस पर कोई ऐसा बयान दें कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ, क्योंकि बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं। खबर ये है सर कि एक PI की परवाज़ PK 451 इस्लामाबाद से स्कर्दू जा रही थी। उसके ऊपर दीगर पैसेंजर्स, ढेर सारे लोग, और जो एक फ़्लाइट नॉर्मल चलती है वो चल रही थी। एक ऐसी फैमिली थी जिनके 6 साला बच्चे की मैयत इस फ़्लाइट के ऊपर लोड होनी थी और उन्होंने इसको लेके जाना था तदफीन के लिए। जी। तो इस्लामाबाद में चूँकि इलाज हो रहा था, जो भी उसकी टेक्निकलिटी वो हमसे नहीं पता करके मेडिकल क्या था, लेकिन वो इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए रेलिवेंट नहीं है। हुआ ऐसे कि पेरेंट्स जो हैं वो पहुंच गए, उनको कहा जी कि 9 बजे फ़्लाइट है सुबह, तो आप 6 बजे हैं सुबह, और क्योंकि बॉडी की प्रोसेसिंग होनी है और इसकी फ़ीस होनी है और सब कुछ होना है, वो 6 बजे पहुंच गए। और उनका ये मैं बताता चलूँ कि उन्होंने सिर्फ ये फ़्लाइट इसलिए ली क्योंकि और मतलब ये ऐसे लोग नहीं हैं जो अफोर्ड करते हों इस चीज़ को, उन्होंने इसलिए फ़्लाइट ली क्योंकि वरना सफ़र है 24 घंटे का। उन्होंने कहा क्योंकि बॉडी साथ है तो हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे की जो फ़्लाइट होती है उसमें हम पहुंच जाएंगे स्कर्दू, और उससे आगे भी उनका सफ़र था अपने गांव तक। तो खैर वो 6 बजे पहुंच गए, प्रोसेसिंग जो होगी 9 बज के, फ़्लाइट का टाइम हो गया। फ़्लाइट डिलेड थी 4 आवर्स, फ़्लाइट चली 1 बजे। अच्छा चले, उस डिले के दौरान भी ज़ाहिर है परेशानी कि जी बॉडी किधर है, कोल्ड स्टोरेज अमूमन रखी जाती है, वो है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक वैसे ही बंदा इतनी टेंशन में होता है। हुआ ऐसे जब ये उतरे अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे PIA के अमले ने इनको बताया, इस फैमिली को, पेरेंट्स को, कि जी हम बॉडी नहीं रख पाए, हम चढ़ा ही नहीं पाए बॉडी को, और वालदा फेंट हो गई। इनके अहले खाना, इनके जो दीगर रिश्तेदार थे वो एयरपोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने वह एहतजाज किया, वालिद इनके रोना शुरू हो गए। बड़ा उन्होंने कहा कि यार ये किस किस्म की बात है, ये कैसे हो सकता है कि आप इतनी एक अहम चीज़ जो है, मतलब जो चीज़ वो करना चाह रहे थे कि वो 24 घंटे का सफ़र अवॉइड करना चाह रहे थे, वो उन्होंने उससे शायद ज़्यादा बना दिया सिर्फ इस अपनी एक गलती की वजह से। अच्छा, बाद में सर पता चला ये गलती भी नहीं थी। बाद में जो उनके ख़ानदान वालों ने इल्ज़ाम लगाया, यार हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे जी, उन्होंने कहा है हम ये सिर्फ बता रहे हैं, आगे ज़ाहिर इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि जो मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर अफेयर्स के अमीर मुकाम साहब, उनकी कोई फ़्लाइट इश्यूज़ हो गए थे, वो कहीं जाना चाह रहे थे, और उन्होंने फिर वो शायद गिलगित बल्तिस्तान जाना चाह रहे थे, फिर उन्होंने वहाँ की फ़्लाइट नहीं मिली, उन्होंने फिर स्कर्दू जाने का फ़ैसला किया, और उनकी वजह से ये फ़्लाइट 4 घंटे डिले भी हुई, और ये फैमिली का कहना है कि उन्हीं की वजह से ये बॉडी भी लोड नहीं हुई। अब मुझे बता दें कि ये सारे इश्यूज़ जो तमाम न्यूज़ साइकिल में हमारे चल रहे हैं, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा, नंबर 1, और नंबर 2 PIA के ऊपर अभी मतलब ये तो शो कॉज से भी बड़ी चीज़ है और मतलब कि आप अदालतें किधर हैं। मतलब कल ही हम बात कर रहे थे कि अगर बाइक्स के ऊपर नोटिस लिए जा रहे हैं और तमाम इश्यूज़ पे नोटिस लिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर नोटिस किधर है? देखिए, आज के दिन में ही या शायद कल कई यूरोपियन ममालिक ऐसे थे जहाँ पर PIA की लैंडिंग पर पाबंदी थी। वो किस वजह से थी, कौन से कवानीन थे जो कि PIA तोड़ चुका था, या कौन सी गाइडलाइंस थी जो वो पूरी नहीं करता था, बहरहाल वो पाबंदी की मियाद पूरी हो गई है। सो अब अगले हफ्ते से पाकिस्तान एयरलाइंस यूरोप के उन ममालिक में लैंड कर सकती है दोबारा। सो एक तरफ ये अच्छी खबर है, दूसरी तरफ PIA ये करने जा रही है, यानी कि अब आप सोचें कि कितने अरसे ये दोबारा लास्ट करेगी यूरोप के अंदर। मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है
तो फिर वहाँ पे और लतीफ़े हो सकते हैं जी। अच्छा, अब हैविंग सेड दिस, मसला ये है कि आज अगर हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि जी वो PIA प्राइवेटाइज अगर नहीं हो रही तो बस उसको ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, क्योंकि जैसे ही आप उसको बंद करेंगे ना, अभी मसला क्या है, आपने कहा 4 घंटे वो फ़्लाइट लेट थी, बाद में तो जो भी हुआ, जिस दिन भी उसकी 9 बजे की फ़्लाइट थी, कोई और एयरलाइन अपनी 9 बजे की फ़्लाइट रखेगा ही नहीं उस दिन। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बहरहाल इतनी ट्रैफिक नहीं है। उसकी वजह ये है कि एयर जो है सफ़र रूट ये एक महंगा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं करते, यहाँ के लोग बस ले लेते हैं, ट्रेन ले लेते हैं, जहाज़ से सफ़र नहीं करते। अगेन सो एक रूट अगर PIA ने अपने पास रखा हुआ है, अगर PIA इसको ख़त्म कर देगा तो ये नहीं होगा कि वहाँ पे जहाज़ चलना बंद हो जाएगा, कोई प्राइवेट एयरलाइन आके वो रूट कवर कर लेगी, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरा जो हम PIA पे नुकसान ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, हम बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि वो PIA के जो मुलाजमीन हैं उनको हमसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है इस मशवरे पर। उसकी वजह ये है कि हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप उनको नौकरी से निकाल दें। उनकी जितनी नौकरी थी, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो पूरा होना चाहिए। सरकार जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हिल सकती, ठीक है, वरना कल को सरकार पे कौन ट्रस्ट करेगा। सो उनको रखें नौकरी पे, उनको पेंशन भी दें, बस उनको घर बिठा दें, PIA ख़त्म कर दें। ये इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। यहाँ पे बड़ी लोग कैजुअली बात कर जाते हैं। अभी हमारा जो IMF वाला मसला चल रहा है और दीगर इकोनॉमी के मसले चल रहे हैं कि जी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लें। वो जी वो श्रीलंका ने भी तो किया, आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लें। ओ भाई, अल्लाह ना करे कभी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े। उसकी वजह यह है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ अ रिस्पेक्टेबल नेम फॉर डिफॉल्ट। बेसिकली आपने अपने कपड़े उतार के रख दिए हैं, आप तस्लीम कर रहे हैं कि भाईजान ये तो हम नहीं कर सकते, अब बता दो कि क्या करें। सो अगेन इसी तरह जो है ये PIA को जो है ना, मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें देते रहें, उनको पेंशन भी दें, लेकिन PIA जब तक प्राइवेटाइज नहीं होती इसको फ़िलहाल बंद कर। और सर डेट रिस्ट्रिक्शन की आपने बात की, अभी देखें ना, ये पॉइंट जो है अल्लाह ना करे हम रीच करें, बट अगर आपके पास 9 रिज़र्व है और 12 आपने देने अभी कुछ ही देर में, तो IMF के ऊपर आज हमने फैसला किया था कि हम तफसीली एक प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वीक करेंगे। बहुत चीज़ें होनी है कमिंग वीक के अंदर, बहुत हम डिटेल में जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अभी भी जो आपने अपना डेट की रीपेमेंट करनी है, आपके पास रिजर्व्स, हालांकि सब जो हैं वो स्टेट बैंक को सलूट कर रहे हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, जो कि किया है स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक ने जो मॉपिंग अप की है ना ऊपर की लेयर जो है, उसकी वजह से आपके रिजर्व्स ऊपर गए हैं, वेरी गुड, 9+ आपके हो गए। बट आपने इस साल में 26 वापस करना है और उसमें से 12 जो है वो बहुत जल्द ड्यू हो जाएगा। जी, वो असल में एक बात और बड़ी होती है ना टीवी पे कि जी नेक्स्ट फिस्कल ईयर। अच्छा, वो ऐसा सुन के ऐसे लगता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर की, यार वो तो 2025 एग्जैक्टली वो 1 जून से नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, 1 जुलाई से। तो ये सारा कुछ जो है ना सर, असल में सर ज़रा इस पे अगर वापस आए तो मैं असल में ये कहता हूँ कि अगर किसी ने बाय एयर ट्रैवल करना है, देखिए मेरे लिए मैं मतलब प्राइवेट बातें नहीं करनी चाहिए, बट चले मैं इस टॉपिक की खातिर मतलब कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं अभी उम्रा करके आया रिसेंटली, और एक बड़ा फ़ैसला था ये कि जी किस एयरलाइन पे जाया जाए। तो और मैं नाम भी नहीं ले सकता, एक PIA के पायलट ने मुझे कहा कि यार PIA पे ना जाओ, और उसने और इस वजह से नहीं कहता है मैं लेके जाऊँ, खुद फ्लाइट लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये वो एक्सेट्रा, बट उन्होंने कहा यार कि डिलेज़ और इस किस्म की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं फिर सऊदी पे गया, अच्छा चले गए, पहुँच गए, सब कुछ हो गया, वापस आए लाहौर, तो मेरा बैगेज नहीं है सऊदी एयरलाइन। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि उन्होंने मेरे टैग्स और डिटेल लेके नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आया 4 बजे कि जी हमने आपका सामान मंगवा लिया, अपना एड्रेस दें, बंदा घर जाएगा और सामान छोड़ के जाएगा, और ऐसे ही हुआ। ये भी एक फ़र्क होता है कि एयरलाइंस जो होती हैं वो मैसअप कर जाती हैं, हर जगह ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। ये तो खैर बहुत ही उसकी एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन इसका असल में वजह होती चीज़ ये होती है कि आप उसके बाद क्या करते हैं। एमिरेट्स, कतर, जो आपकी मेन बड़ी UAE की एयरलाइंस हैं, सऊदी होगी, वो बाकी होगी, उनका यही है कि यार कस्टमर सर्विस कैसे देनी है कि यार चलो होगी ना गलती, क्योंकि लॉजिस्टिकल काम है, बहुत मुश्किल होता है। इतने लोगों को एक जहाज़ पे चढ़ाना है आपने, उससे उतारना है, उनका सामान भी देना, घर भी भेजना है, हो जाती। आप उसके बाद कैसे करते हो? अब असल में मैं इस स्टोरी के अंदर मैं परेशान इसलिए हो रहा था कि मुझे
मैं डिटेल लेने की कोशिश कर रहा था कि यार अब हुआ क्या, इसके बाद इन्होंने किया क्या, बॉडी वापस कब पहुंची, उनका कितनी डिले हुआ, क्या मसला हुआ, ये डिटेल जो है ये हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल, जो बुनियादी बात है ना कि ये बहुत दुनिया में बहस चलती है कि क्या स्टेट को कारोबार करना चाहिए। अच्छा, वो जाहिर है जो कैपिटलिस्ट मुआशरे हैं वो तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मतलब मेरे ख्याल में तो रशिया भी जब सब चीज़ें स्टेट ओन्ड चलाता था तो कोई इतना बुरा मॉडल नहीं था, बड़ी उस अदवार में तरक्की की रशिया ने। इसी तरह मतलब अमेरिका में अगर आज सब कुछ प्राइवेटाइज करने की बात होती है या सब कुछ प्राइवेटली चलाया जाता है तो जब वो कोलैप्स करते हैं तो बेल आउट तो सरकार ही देती है। सो मैं इस आइडिया पे कन्विंस्ड नहीं हूँ कि सरकार को कोई ख़ुद से काम नहीं करना चाहिए, सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हद तक ना मैं कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान की सरकार को कोई काम खुद नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तो प्राइवेट जो इदारे हैं उनके एम्प्लॉयज़ भी का भी वर्क एथिक ठीक नहीं है, और मतलब जिसमें हम सारे शामिल हैं, ठीक है, आप और मैं भी शामिल हैं। यहाँ पे तो हो ये चुका है कि रियासत ने 70 सालों में एक दिमागों में चीज़ इंस्टिल की अपने आप को बचाने के लिए कि लोग कभी सड़क पे ना आ जाएं, लोग घर से ना निकल पड़ें। उन्होंने बार बार लोगों को ये बताना किया कि जी आप सब्र करें, आपके अगर हालात ख़राब हैं तो वो रियासत की गलत पॉलिसियों की वजह से नहीं है, वो बेसिकली कुदरत के निज़ाम की वजह से हैं, और आप बस सब्र करें, ये आपका इम्तिहान हो रहा है, इसका आपको बाद में अजर मिलेगा, फ़िलहाल दुनिया ऐसी ही है, ये आपका इम्तिहान है। वो इतना ज़्यादा उनको कर दिया गया कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कोई ज़्यादा पैसे कमा लेता है तो वो नसीब है, वो किस्मत है, अगर कोई नहीं कमा पाता तो वो भी नसीब है, किस्मत है। आप अगर आज काम ना करें और आपकी नौकरी चली जाए तो किस्मत होगी तो अगले घंटे में ही और मिल जाएगी, और अगर किस्मत नहीं होगी तो आप बड़े अच्छा भी काम करते हो तो 6 साल लगे रहे तो नहीं मिले। अब ये इतना ज़्यादा वो डाल दिया गया है कि पाकिस्तान में लोग काम करने पर यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं बस जी किस्मत में जो होगा तो फिर वो होगा। अब प्राइवेट इदारों में जहाँ पे एक्चुअली कोई एक सेठ या कोई एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है जो कि आपको जवाबदेह बनाता है, जो कि आपको निकाल भी सकता है, वो अगर इंश्योर नहीं कर सकता कि एक शख्स जो उसका एम्प्लॉई है वो काम करे, तो सरकारी इदारे में तो बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है इंश्योर करने का कि वहाँ पे लोग काम करें। और सर ओवर क्राउडेड किस्म के हमारे सरकारी इदारे हैं। अच्छा, इसी से हमें नेक्स्ट अपनी खबर पे आ जाते हैं, और वो पर्टेन करती है इसी चीज़ के ऊपर जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब ने आज के दिन लाहौर में प्री बजट सेमिनार किया और उसमें कुछ बातें की। तो सर बात उन्होंने ये की कि जी स्टेट ओन एंटरप्राइज, जिसकी हमारे पे हम अभी बात कर रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करना चाहिए, वो तो कहते हैं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़, देयर इज़ नो सच थिंग एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। मतलब उस मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है, वो काम कर रहे हैं, उसके अंदर ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। अच्छा, मसला इस सारी चीज़ में ये था कि इससे कुछ देर पहले जो कैबिनेट कमेटी है ऑन प्राइवेटाइजेशन CCOP, जिसमें आपको पता है कि इसहाक डार साहब, ये भी कंट्रोवर्सी चली थी कि औरंगज़ेब साहब को निकाल दिया था, फिर उनको वापस रख दिया, लेकिन इसहाक डार साहब उनका हिस्सा, उसमें इसहाक डार साहब ने ये बयान दिए कि हमारी 40 ऐसी SOEs स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो इसी मौके पे संडे आज के रोज़ औरंगज़ेब साहब से पूछा गया कि सागडार साहब तो ये बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन्होंने कहा जी कि हम एक ही वेवलेंथ पे, हालांकि वो एक वेवलेंथ पे नहीं है अगर उन्होंने ये बात की है। तो अब ये सर ये मामला बड़ा गर्म होने लगा, ये प्राइवेटाइजेशन वाला। PIA तो एक शुरुआत है, मेरे तो ख्याल में इस गवर्नमेंट को कहा गया है, ये नहीं कह रहा इन्होंने अंदर से अपने अंदर से कोई बात निकाली, इनको कहा गया है कि यार जो आपकी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनसे बात करें, ख़ास तौर पे वो मिनिस्ट्रियाँ जो कि चलाती हैं चीज़ों को, जिसमें से रेलवेज़ हो सकती है, जिसमें से और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, आपके डिस्कोज भी हो सकते हैं, आपकी कई ऐसी चीज़ें जो स्टेट ओन्ड हैं, उनसे आप कहें जी कि उनको अब प्राइवेटाइज़ किया जाए। और ये मेरे ख्याल में फिर कहा जाने का मेरा मतलब ये है कि ये फिर उनके हाथ में गेम भी नहीं रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने जब सुबह उठ के सिर्फ सुर्खी पढ़ी तो मैं घबरा गया था, क्योंकि वो सुर्खी में लिखा हुआ था कि औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि मैं और सागडार सेम पेज पे हैं। तो वो तो दैट्स नॉट अ गुड पेज टू बी ऑन। लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि असल में उन्होंने इख्तलाफ किया है, ये उनकी कवरिंग थी, सो वो बात बड़ी सादी सी है, और वो ये है कि जो नुकसान करते हैं ना हमारे महकमे, इदारे, कंपनीज, व्हाटएवर,
वो तो बहुत अरसे से हम बेचना चाह रहे हैं, वो तो हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई लेने को तैयार नहीं था। हम गल्फ़ को भी हमने अप्रोच किया, हमने मिडल ईस्ट वगैरह सारा कुछ देखा। अच्छा हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे से वो ये कह रहे थे बाहर वाले कि जी वो हमने करके देखा है यहाँ पे, हमने मतलब एतिसलात को भी नुकसान हो गया और भी कंपनीज हैं जिनको नुकसान हो गया। सो अब हम ना ब्लू चिप में आएंगे और आपके जो मनी मेकिंग जो है ना कंपनी स्टेट रन उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने को गिनी चुनी है ना। जी बिल्कुल गिनी चुनी है। अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन फाइनली पाकिस्तान के पास ऑप्शन ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो इसीलिए जो सब आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि पैसे आ रहे हैं, सो पैसे वाकई आ रहे हैं। और वो पैसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब हम अपनी जो प्रॉफिट में चीज़ें हैं वो उसमें उनको शराकतदार बनाने लगे हैं, जो अगेन मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है। मतलब वो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो बार बार आके आपकी वो कंपनीज लें जो नुकसान उठाती हैं। इसी तरह मतलब अगेन इसका एक और सबूत ये है कि सब आपको बड़े बता रहे हैं कि जी पैसे आने लगे हैं, हमारा भी यही ख्याल है कि पैसे आने लगे हैं, लेकिन पीआईए फिर भी कोई नहीं ले रहा। अगेन मतलब पीआईए हो जाएगी प्राइवेटाइज। वो आपने खबर ब्रेक की थी कि वो बेसिकली 4 कंपनीज हैं जो लोकल है, हमारी वो लोकल है, इंटरनेशनल कोई नहीं है। मतलब अगेन वही बात है कि अगर इतना कोई राइजिंग पाकिस्तान सबको नज़र आ रहा होता तो पीआईए से बेहतर चीज़ क्या थी उठाने के लिए। सो वो नुकसान वाली अब कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ लेना चाहते हैं। और ये अगर इसहाक डार साहब होते तो शायद वो उस पर अड़ जाते। अगेन पाकिस्तान के पास इस वक्त अड़ने के लिए हालात ही नहीं है। सो औरंगज़ेब साहब की जो अप्रोच है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक अप्रोच है। हमें फ़िलहाल पता भी नहीं है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल वी नीड टू बाय टाइम। हमें 5-6 साल की मोहलत मिल जाए और उसके बाद हम उसमें कोई डाटा इकट्ठा करके कोई पॉलिसी बना सकें कि हमें चाहिए क्या है। मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि इस वक्त अगर आपको पाकिस्तान का कोई भी मईशतदान ये बताए कि जी पाकिस्तान यूं करके ऐसे हो जाएगा तो वो गलत कह रहा है, मतलब वो उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ होगी। हमारे पास डाटा ही नहीं है, हम इतनी जगहों पे आगे कुआं पीछे खाई फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ कैसे होगी। सो पहली चीज़ हमने टाइम बाय करना है कि हमें 4-5 साल ऐसे मिल जाएं कि हमें ये ना हो कि हम और फिर उसमें किसी तरह से सरकार और रियासत हमें खुल के डाटा कलेक्ट करने की इजाज़त दे दे। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद एक पॉलिसी बने जिसके बाद हमें शायद ये पता लग जाए कि अच्छा ये करने से ये होगा। सर बिल्कुल, और ये टाइम बाइंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम आवाम तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ अब फाइनली कि जी असल में प्लान है क्या। अगर तो प्लान फाइनलाइज हो रहा है, मतलब ये 2 लोग जो हैं चले मान लिया ये कहते हैं हम एक वेवलेंथ में चले, एक पेज पे, वो पेज है क्या मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी हो। हम सारा दिन बैठ के अगर टीवी और सोशल मीडिया और बाकी चीज़ पे यही डिस्कस करते हैं कि जी इलेक्शंस में क्या यार हो गए, इलेक्शंस आगे उससे गवर्नमेंट बन, वो करते रहे बात। जो अगर उसकी ऑडियंस है तो उसकी ऑडियंस है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो मेरे ख्याल में जो बाहर नहीं जा पाए, जिनके बच्चे बाहर नहीं निकले यहाँ से, जो यहीं रह गए, अब वो जानना चाहते हैं कि यार व्हाट इज़ द प्लान। मैक्रो बात करें ना, ये माइक्रो नहीं बताएं हमें कि जी लेस्को में फलानी चीज़ में ये हो रहा है तो ये कर देंगे, ये माइक्रो बातें। व्हाट इज़ द मैक्रो प्लान। और चूँकि मेरे ख्याल में अभी तक मैक्रो प्लान बनाया नहीं। बहरहाल सर हमने यहाँ पे जाना है एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन की। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब ने कुछ बातें ऐसी की और इसहाक डार साहब ने कुछ और बातें की। इसहाक डार हालांकि हैं फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन आपको पता है उनको शौक़ है कि वो फाइनेंस के अंदर भी रहें। तो इख्तलाफात तो मैं उस तरह से नहीं कहूँगा, वो हैं क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम एक ही वेवलेंथ पे हम मान लेते हैं। बट मैं ब्रेक से पहले ये बात कर रहा था कि अब वक्त आ गया है कि अवाम तक मैक्रो लेवल प्लान जो है वो पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए कि जी आगे अगले 5 साल ये गवर्नमेंट क्या करने को जा रही है, बल्कि 5 नहीं 10-15 साल का प्लान जो है कि हम करेंगे।
बिल्कुल, आपने साथ में ये भी आइडेंटिफाई किए थे वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए। इसका ना एक बड़ा सादा टेस्ट है, आपको याद है आज से चलिए तो अब टेलीविज़न पे बैठे हैं ना, तो इसमें तो पता नहीं होता कि रेटिंग्स वगैरह, वो इधर तो एक ही कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान में रेटिंग्स देती है, ये भी पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब यूट्यूब जो है ना वो एक बड़ा सादी चीज़ है कि उसमें आपको नंबर नज़र आ जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, कुछ साल पहले हमें बताते होते थे कि जी नंबर लेना ना यूट्यूब पे, तो एक्ट्रेस को किसी को लेके आओ, उसके घर के अंदर चले जाओ, उसका गाना ऐसे ही हो। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि सियासी वीलॉग्स भी उतना ही चलना शुरू हो गए। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर शो होता है और उसके नंबर्स देखा करें। सो लोग जो है ना वो अब जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है और जाहिर है उनको होना भी चाहिए, उनका मतलब पूरा लाइवलीहुड इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि सच बोला जाए रियासत की तरफ से, उनको अंधेरे में ना रखा जाए। मतलब टेक्निकली तो आप ये देखें कि मतलब मैं उन पैसों की बात ही नहीं कर रहा जो चाइना या सऊदीया रोल ओवर कर देते हैं, वो तो रोल ओवर कर देते हैं। मतलब जिस तरह से हमने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है चाइना की और जो नहीं की, उन्होंने भी आगे से कुछ नहीं कहा, बट ये इट्स मतलब टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है, सो ये हम किस जगह पर हैं इस वक्त, यहाँ से कैसे निकलना है, उसकी ये अप्रोच है, ये पार्टी ये कहती है, वो पार्टी वो कहती है। इस तरह की ग्रैंड डिबेट्स करवाएं, लोगों को सोचने का मौका दें, लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका दें। मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे रेफरेंडम्स हो सकते हैं कि अच्छा जी अवाम क्या समझते हैं कि इस वक्त इकॉनमी को किस तरह टैकल करना चाहिए। सो ये मतलब अगेन अगर आप लोगों को इसका हिस्सा नहीं ना बनाएंगे तो लोग अगर इससे एलियनेट हो गए, वो उन्होंने कहा जी कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और इन्होंने कोई सिविल राइट्स मूवमेंट, कोई टैक्स के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का करना शुरू कर दिया, कोई और अनारकी फैलानी शुरू कर दी, ये बहुत हाथ से निकल जाएगा। 24 करोड़ का मुल्क है, लोगों को इन्वॉल्व्ड फील करवाएं। उनको ये ना बताएं कि ऊपर वाले देख लेंगे आप अपना काम करो, नहीं, अब वो उनको कहें कि जी आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और देखें मैं तो इस तरह चीज़ को कहता हूँ कि हर शख्स जो होता है ना, अब आजकल के दौर में शख्स होता है, वो किसी भी एज को, उसकी एक मीडिया डाइट होती है। उस मीडिया डाइट में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्योर एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं और दूर रहते हैं सियासी खबरों से और इकोनॉमी और वगैरह से। वो सिर्फ फिल्में देखते हैं और ड्रामे देखते हैं और गाने सुनते हैं और सब कुछ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ज़बरदस्त। पाकिस्तान में वैसे लोग कम होते जा रहे हैं उनकी मीडिया डाइट में। आपने आयरनी ये है कि हमने ही खुद अपना जो तमाम नेशनल टेलीविज़न का सेटअप था उसके अंदर डाले ही करंट अफेयर्स, तो मीडिया डाइट का हिस्सा हो गया। खाने को ही वो था, वो खा पी के जब अगली जनरेशन आई है अब वो अवेयर हो गए। साथ ही सियासी पार्टियां भी बड़ी होना शुरू होगी, उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ किया। तो मीडिया, हर शख्स की इस वक्त मीडिया डाइट में पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो उसका एक हिस्सा है। अब वो बंदा जो है जो डाइट के मामले वो सियाना हो गया, वो कहता है यार कि जो मैं चीज़ खा रहा हूँ ये कुछ ठीक नहीं लग रही, इसकी बनावट नहीं ठीक, ये उससे। सो अब वो उसको डिसाइफर करना शुरू हो गए। जो आपकी वाली बात है कि यूट्यूब पे इतना हिट पड़ता है पॉलिटिकल इकोनॉमी जब डिस्कस, क्यों? क्योंकि जो नेशनल टेलीविजन पे डिबेट हो रही थी, सियासतदान कर रहे होते हैं डिबेट, वो कहते हैं यार ये जो है ना, ये इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, इसका इट डजंट टेस्ट राइट। सो वो फिर वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे वो हिट पड़ती है। सो वो हिट इसलिए पड़ती है क्योंकि वो डाइट लेना चाहते हैं लेकिन वो सही खुराक लेना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो टीवी के ऊपर बात हो रही है ना, वो बड़ी आमियाना किस्म की बात हो रही है कि फलाना करप्ट है, नहीं फलाना ज़्यादा करप्ट है। लोग इससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो इस वक्त जिस किस्म की इकोनॉमी के शोज़ देख रहे हैं ना, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है वो शायद हमारे सियासतदानों को ही नहीं आती, लेकिन लोग अवेयर हैं। हाँ, लोग अवेयर हैं, बिल्कुल सर। और ये चले, ये तो एक ऑन गोइंग हमारा एक इस शो पे रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमी होगी, सारे के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। बल्कि एक दिन कोशिश करेंगे किसी को हम बुलाएं जो हमें भी कुछ सिखाएं तब तक तो लेकिन ये बात सर बिल्कुल हमारे सामने है और लाजिम है कि ये चीज़ें जो हैं, जो एकदम से हमें लगता है ना कि क्योंकि मीडिया साइकिल ज़रा जब डाउन होता है ना, जैसे आपको पता है पिछला हफ्ता बड़ा स्लो न्यूज़ वीक था, मतलब उस लिहाज से नहीं कि कुछ हुआ नहीं, चीज़ें बहुत हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, हमने शोज़ किए हैं, हमने और चीज़ें की हैं। बट अब जो है ना, जो एक ऑडियंस का एक टेम्परामेंट बन गया यार कि नया स्कैंडल क्या है, नई वो चीज़ क्या है, वो हर हफ्ते नहीं हो सकता। सो वो गैप अगर क्रिएट हो रहा है कि अब स्कैंडल्स
क्योंकि इलेक्शन के बाद स्कैंडल होते हैं, इलेक्शन के बाद डाई डाउन होती हैं चीज़ें संभल जाती हैं, आपके पास गैप क्रिएट है, उस गैप को फिल करें, उस गैप के अंदर डेटा दें लोगों को बताएं यार कि हम करने क्या जा रहे हैं। बहरहाल सर आज के लिए हमारे पास टाइम ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन नेक्स्ट वीक आपसे फिर से मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।